सारी बातों पर विचार करते हुए एक लगभग लगभग स्थूल सी दृष्टि में ही, क्योंकि ग्रहों की स्थिति से आयु की इस विशिष्ट गणना करना इतना आसान कार्य है नहीं, लेकिन एक स्थूल दृष्टि से इतना अनुमान अवश्य हो जाता है कि आपकी जो आयु है वो मध्यम स्तर की है, अथवा अल्प है, अथवा दीर्घ आयु में है ना। तो आयु का विचार बिना पूछे किसी का नहीं करना चाहिए, कोई पूछे भी तब नहीं करना चाहिए। ये केवल एक समझने के दृष्टिकोण से हमारी वीडियो है कि ग्रंथों में किस तरह से आयु के संदर्भ में विचार करने का प्रयास ऋषियों ने किया। तो देखिएगा बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा है इसके बारे में। वीक्षितः केन्द्रगैः सौम्यैर्लग्नपो अतिबलवान्वितः सद्वित्तं सद्गुणं चापि दीर्घमायु प्रयच्छति। लग्ने से स्वच्चराशिस्थे चंद्रे लाभ समन्विते रंध्रस्थान गते जीवे दीर्घायुष्यम न संशयः। एषु यो बलवांस्तस्यानुसाराद् दैव विद्वरः विचार्य बहुधा विद्वान् जातकस्य आयुरादिशाय आयुरादिशेत्। बहुत सारी इन सभी तथ्यों का विचार करके बहुधा विद्वान जो है वो जातक की आयु का आदेश करते हैं। तो वीक्षितः केंद्र गई सौम्यैर, सौम्य जो ग्रह हैं वो कहाँ चले गए हो, केंद्र में चले गए हो, है ना। सौम्य ग्रह जो है वो केंद्र में चले गए हो, और क्या हो रहे हो वो वीक्षितः। वीक्षितः अर्थात अवलोकितः, है ना, उनका अवलोकन किया जा रहा हो, वो ग्रह देखे जा रहे हो। किससे देखे जा रहे हो, आगे बात आएगी। लग्नपो, लग्नपो को अर्थात लग्नेश, लग्नेश, लग्न के जो पति हैं, लग्न के जो स्वामी हैं, वो लग्नेश अति बलान्वित, अत्यंत बलवान हो गए हों। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अत्यधिक बलवान लग्नेश केंद्र भावेषु स्थिता। ठीक है। लग्न का जो मालिक है वो केंद्र में गई माने चला गया हो, और वीक्षित है माने देखा जा रहा हो सौम्यैर, सौम्य अर्थात शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, सदवित्तम, उसको वित्त बहुत मिलता है, धन बहुत मिलता है। सदवित्त, सदवित्त मतलब सन्मार्गेण धनम आयाति, सन्मार्ग से धन उसके जीवन में आता है। और दीर्घमायु प्रयच्छति, दीर्घमायु प्राप्त होती, ऐसा जातक दीर्घ आयु को भी प्राप्त करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि लग्नेश का बलवान होना, लग्न कौन हम्म। है, लग्न शरीर है ना। हम्म। लग्न कौन है, आपकी शरीर है, और चंद्रमा कौन है, आपके प्राण है। तो लग्न और चंद्रमा यदि दोनों ही बलवान हुए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक की आयु का जो सुख है वो अच्छा उस व्यक्ति को जीवन में मिल जाता है ना। पीछे के जो हमने योग पढ़े उसमें भी हम लोगों ने यही समझा था कि लग्नेश का और अष्टमेश का बलवान होना, केंद्र में बैठ जाना अच्छा सुख दे देता है। पणफर भाव होते हैं, और आपोक्लिम भाव होते हैं, और केंद्र भाव होते हैं। यदि लग्नेश बलवान होकर के केंद्र भावों में बैठा हो तो ये दीर्घायु योग कहा जाता है। पणभर भावों में बैठा हो तो मध्यायु योगों के विषय में लिखा है ऋषियों ने ग्रंथों में। और ऐसे ही आपोक्लिम भावों में बैठ जाए तो वो थोड़ा सा अधम स्तर का योग बन जाता है ना। मतलब उत्तरोत्तर जो है वो कमी होती चली जाती है। केंद्र भाव अत्यधिक बलवान है, उनसे कम बलवान कौन होते हैं, पणफर होते हैं, और पणफर से कम बलवान जो है वो आपोक्लिम होते हैं। 2 5 8 11 ये पणफर भाव हैं, 1 4 7 10 ये केंद्र भाव हैं, और इसी तरह से 3 6 9 और 12 ये आपोक्लिम भाव हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आया पिछले योगों के आधार पर और यहाँ पर भी, कि लग्नेश बलवान तो हो ही हो, केंद्र में भी बैठा हो, और दूसरी बात वो शुभ ग्रहों से भी देखा जा रहा हो। आप बृहद जातकम में पढ़ेंगे व्यास जी, तो वहां पर भी एक बड़ा सुंदर सा पद हमको मिलता है। हम्म। मैं अभी बात करूंगा, आगे योग पढ़ लेते हैं जरा पहले हम उससे। कि रंध्र लगने से स्वच्छ राशि स्थित, लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो। चंद्रे लाभ समन्विते, चंद्रमा एकादश भाव में चला गया हो। रंध्र स्थान गते जीवे, अष्टम भाव में जीव हो, बृहस्पति हो। तो दीर्घायुष्यम न संशय है, दीर्घ आयुष्य में संशय नहीं करना चाहिए।
लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो, चंद्रमा लाभ में हो, रंध्र भाव में बृहस्पति चले गए हो, ये विशिष्ट योग हो गया। ऐसी स्थिति में हम्म, भी दीर्घायु में संशय नहीं करना चाहिए। तो विद्वानों ने कितना भली भांति विचार किया। अब देखिएगा ये जो योग है, ये जातका अलंकार में लिखे गए हैं व्यास जी। हम्म, लग्नाधीशोति वीर्यो यदि शुभ विहगैरीक्षितः केन्द्रयातै दद्यादायुः सुदीर्घम गुणगण सहितम श्रीयुतम मानवानाम। लग्नाधीशो, लग्न के अधिपति कैसे हो? अति वीर्यो, अत्यधिक बलवान हो, केंद्र में बैठे हुए हो, और इसके साथ साथ अपनी मूल त्रिकोण में या अपनी उच्च राशियों में स्थित हो, और उसके साथ साथ शुभ विहगैरीक्षितः, शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हो। ठीक है, और वो शुभ ग्रह भी कहाँ हो? केंद्र याते, वो भी केंद्र में बैठे हुए हो। ठीक है, विशिष्ट योग है ये बहुत। तो क्या होता है? तद्यादायु सुदीर्घम गुणगण सहितम, गुणों से संपत्तियों से संपन्न ऐसे व्यक्ति को आयु मिलती है, दीर्घ आयु मिलती है। श्रीयुतम मानवानाम, ऐसा व्यक्ति श्री से युक्त हो जाता है। ठीक है, अनेक गुणों से संपन्न हो जाता है। तो जन्म लगन का स्वामी कहाँ हो? अत्यधिक बलवान हो, और बलवान होकर के भी शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, है ना? हम्म, और वो भी शुभ ग्रह कहाँ हो? केंद्र याते ही, वो भी हम्म, अन्य केंद्र स्थानों में हो। तब ऐसी स्थिति में यह योग बनता है। ऐसी स्थिति में प्रायः देखा जाता है कि 80 वर्ष से ऊपर की भी आयु व्यक्ति पा लेता है। दूसरा योग लिखा उसमें कि सौम्या केंद्रालयस्था जनुषी च रजनी नायके स्वये तुंगे वीर्याढये लग्ननाथे वपुषी च शरदाम षष्टिरायुर नराणाम। षष्ठी शरद, षष्ठी कहते हैं 60। शरद का मतलब होता है ऋतु। 60 हम्म, शरद ऋतु का मतलब 60 वर्षों के बराबर आयु उस नरों की, व्यक्ति की होती है। कब होती है? जब सौम्या केंद्रालयस्था, शुभ ग्रह कहाँ स्थित हो? केंद्र केंद्र में। में हो, जन्म के समय। ठीक है, और जनुषी च रजनी नायके सुये तुंगे, रजनी के जो नायक हैं, रजनी कहते हैं रात को, रात्रि के जो हम्म, अधिपति हैं, रात्रि के स्वामी है, वो कौन है? चंद्रमा। केंद्र में। चंद्रमा कहाँ बैठे हो? सुये तुंगे, अपने उच्च राशि में बैठे हो। माने शुभ ग्रह केंद्रों में हो, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो। उच्च राशि क्या है उनकी? वृषभ। वीर्याढये लग्न नाथे वपुषी, वपु माने शरीर को कहते हैं, लग्न को। तो लग्न में ही कौन बैठा हो? लग्न नाथे, लग्न का नाथ भी लग्न में ही बैठा हो। वीर्याढये, और कैसा होकर के बैठा हो? वीर्यवान होकर के बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, लग्नेश बलवान हो। ठीक है, तो क्या होता है? सरदाम षष्टिरायुर नराणाम, व्यक्ति की जो आयु है वो 60 वर्षों की होती है। अब 60 वर्षों के कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है? हमारे हिसाब से आज की तारीख में देखा जाए तो भाई उस समय की 60 वर्ष की आयु आज के समय में तो बहुत ज्यादा होती है ना? 120 परम आयु के बारे में भी लिखा गया है, हमारी दशाएं बनी हुई हैं उसी के आधार पर। तो एक तरह से 60 वर्ष की आयु ये दीर्घायु का ही प्रमाण है। तो छंदों के, है ना, हम्म, छंदों को विशिष्टीकृत करने के लिए हो सकता है इस तरह से लिखा गया हो, लेकिन ये भरपूर आयु का योग है। ऐसे ही नीचे लिखा कि सौम्या केन्द्रालयस्था वपुषी सुरगुरौ लग्नतौ वा सुधांशो रायुर्युक्तम न दृष्टम न च गगन गतई सप्ततिर्वत्सराणाम। सप्तति माने 70, 70 वर्ष, 70 वर्ष की आयु व्यक्ति की हो जाती है। कब हो जाती है? सौम्या केन्द्रालयस्था वपुषी, सौम्य ग्रह जितने भी हैं वो सब कहाँ बैठे हो? केंद्रालय में, केंद्र में। केंद्र में स्थित हो गए हो। और सुरगुरौ लग्नतो वा सुधांशो, सुरगुरु, सुरगुरु कौन है भाई? गुरु मतलब गुरु बृहस्पति। बृहस्पति हैं, है ना? बृहस्पति कहाँ हो? लग्न में। जन्म लग्न से, इसका मतलब है सौम्या केंद्रालयस्था वपुषी, सभी जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र स्थानों में बैठे हो। और सुर गुरु लग्नतो वा सुधांशो, और बृहस्पति कहाँ हो? जन्म लग्न से, अथवा सुधांशु कहते हैं, सुधांशु चंद्र। कहते हैं चंद्रमा को, सुधांशु हो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। तो चंद्रमा से यानी कि चंद्र लग्न से, अथवा लग्न तो माने लग्न से, लग्न से या चंद्रमा से
जो बृहस्पति हैं वो भी केंद्र में बैठे हों। और आयुर्युक्तम न दृष्टम न च गगन गतैर, ठीक है। आयु युक्तम, आयु भाव जो है वो युक्त ना हो किसी भी अन्य ग्रह से, न हम्म, दृष्टम ना ही देखा जा रहा हो। आयु भाव किसी भी अन्य ग्रह से ना देखा जा रहा हो, और आयु भाव में कोई ग्रह भी ना हो। न चाहे गगन गतई, गगन में जो घूमते रहते हैं ग्रह, कोई भी ग्रह ना तो युक्त हो ना ही देखा जा रहा हो। तो सप्ततिर्वत्सराणाम, तो ऐसी स्थिति में 70 वर्ष की आयु हो जाती है। ठीक है भैया जी। बराबर। अगला है, याता मूल त्रिकोणे शुभ गगन चराहा सुयतुंगे सुरेज्ये लग्नाधीशे वीरे गगन वसु समातुल्यम आयुर नराणाम। याता मूल त्रिकोणे, कहाँ चले गए हो शुभ ग्रह। याता मतलब चले जाना, या हम्म, यात्रा, यात्रा मतलब आना जाना। चले गए हो मूल त्रिकोण में सभी ग्रह, शुभ ग्रह। शुभ गगन चराहा, जो गगन में चरने वाले हैं शुभ ग्रह, वो सब के सब मूल त्रिकोण में चले गए। और सुय तुंगे सुरेज्ये, जो सुरों के इज हैं देवता बृहस्पति श्रेष्ठ, हम्म, वो सुये तुंगे अपने उच्च में चले गए हों, यानी बृहस्पति उच्च की राशि में हो और सारे शुभ ग्रह अपने मूल त्रिकोण में हो। और लग्नाधीशे अतिवीर, लग्न के अधिपति लग्नेश कैसे हो, बलवान हो। बलवान होने की शर्त वही है, मूल त्रिकोण में हो, उच्च में हो, स्वराशि में हो, है ना। जिस अनुपात में हो बलवान हो, तो क्या होता है, तो गगन वसु समातुल्य, गगन वसु के समान आयु होती है। गगन वसु का मतलब क्या है भाई यहाँ पर, देखिए गगन कितने हैं, गगन मतलब आकाश, भूत संख्या है ये, आकाश से शून्य का बोध होता है ना। और हम्म, वसु का मतलब क्या है, अष्ट वसु प्रसिद्ध है, 8 वसु प्रसिद्ध है। तो अंक का नाम वामतो गति का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 80, है ना। 80। तो 80 वर्ष के तुल्य व्यक्ति की जो है वो आयु होती है, दीर्घायु योग है ये। तो ये मैंने आपको जातका अलंकार से बताया, गणेश कवि के द्वारा विरचित बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। और आयु योगों के विषय में बड़ा अच्छा पद्य के रूप में यहाँ पर लिखा गया हम्म, है। नीचे देखिए, नीचे जो लिखा हुआ है ये जातक पारिजात से है। यस्य जन्मनि तुंगस्थाः स्वक्षेत्र स्थानमाश्रिताः चिरायुंसं शिशुं जातं कुर्वन्यत्र न संशयः। जिसके जन्म में तुंगस्थः, ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित हो, स्वक्षेत्र स्थानमाश्रिता अथवा स्वग्रही हो। सारे ग्रह या तो उच्च राशि में हो या फिर अपनी ही राशियों में हो, अपने ही भाव में हो, तो क्या होता है, चिरायुषम शिशुम जातम, जातक चिरायु होता है, दीर्घायु वाला होता है। कुर्बन यत्र न संशया, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो सारे ग्रहों का अपने उच्च में और स्वराशि में बैठ जाना तो वैसे भी अपने आप में एक प्रकार का राजयोग है, श्रेष्ठ राजयोग है। अब एक बृहद जातकम का पद है, मैंने ग्रुप में भेजा नहीं है क्या शायद, अभी एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं उसको निकाल लेता हूँ। जब जब लग्नेश बलवान होगा, जब जब हम्म, अष्टमेश बलवान होगा, केंद्रों में होगा, पड़फर भावों हम्म, में होगा, हम्म, उच्च राशि में होगा, मूल त्रिकोण में होगा, स्वराशि में होगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी लग्नेश के ऊपर, तब तब ऐसी स्थिति में जातक को आयु से संबंधित सुख उसको मिलेंगे, यानी पर्याप्त आयु जीवन में भोगेगा वो व्यक्ति। बराबर। सारे ग्रंथों का निचोड़ यही है ना। निचोड़ यही है, निचोड़ हमने यही है। पाराशर को भी देख लिया, जातका अलंकार को भी देख लिया, अब मैं आपको बृहद जातकम दिखाता हूँ, देखिए बृहद जातकम में क्या लिखा। देखिए ये बृहद जातकम का पद है, ये भी आयुर्वेद अध्याय से लिया मैंने। इसमें क्या हाँ। लिखा है, ये पुष्पिताग्र छंद में है व्यास जी। हम्म, गुरु शशि सहित कुलीर हम्म, लग्ने, शशि तनये भृगुजे च केंद्र याते, भव रिपु सहजोपगैश्च शेषे, रमित मिहायुरनुक्रमा द्विनाश्यात्। अंत में थोड़ा सा लय ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग से जोड़ दिया गया हो। तो गुरु हम्म, शशि सहिते, गुरु शशि सहिते, गुरु और चंद्रमा साथ हो, और कुलीर लगने, हमने जाना था कुलीर जो है यमन ज्योतिष में, कुलीर शब्द कर्क राशि के लिए आया है ना। तो कर्क हम्म, लग्न में चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हुए हों, और हम्म, शशि तनये भृगुजे चकेंद्र याते,
शशि के जो तनय हैं, चंद्रमा के जो पुत्र हैं, कौन है? बुध। और भृगुजे, भृगु से जो जन्मे हैं अर्थात शुक्र, यानी बुध और शुक्र केंद्र याते, केंद्र में बैठे हुए हों, दोनों साथ बैठे हुए हों, है ना? अथवा हम्म, और भव, रिपु, सहज। देखिए तीन भावों के नाम आ गए यहाँ पर। भव, भव भाव किसको कहते हैं? भू से भव बना, भू माने होना, लाभ होना। भव भाव एकादश भाव को कहा जाता है। तो भव और रिपु कहते हैं षष्ठ भाव को, और सहज कहते हैं पराक्रम भाव को। तो तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव में उपगैष्ट शेषे समस्त ग्रह विराजमान हो जाएं, शेष ग्रह विराजमान हो जाएं, सारे के सारे ग्रह जो है वो तृतीय, छठे और एकादश भाव में बैठे हुए हो। तो क्या लिखा? अमित मिहायुर अनुक्रमाद्विना स्यात्। अनुक्रमाद्विना, अनुक्रम से, जो हमने गणित का क्रम किया है, ये असल में बीच का पद है, गणित का क्रम किया जा रहा है, वहां पर ग्रहों के अंशों से आयु निकाली जा रही है। कह रहे हैं वो सब निकालते हुए भी ऐसी स्थिति में अमित आयु हो जाती है। अमित मतलब बहुत अधिक आयु होती है व्यक्ति की, 100 वर्षों से भी ऊपर जी जाता है वो, जीवेम शरदः शतम, है ना? तो ये हम्म, कितना शानदार योग है। लेकिन ये केवल और केवल कर्क लग्न के लिए लिखा है उन्होंने। बृहस्पति और चंद्रमा कुलीर लग्न में, हम्म, बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे। और देखिए बराबर। लग्नेश किसके साथ युक्त हो गए? बृहस्पति के साथ युक्त हो गए। समझने के लिए, दृष्टि के लिए पर्याप्त है हमारे लिए कि लग्नेश शुभ ग्रह के साथ युक्त हो गया। तो ऐसी हम्म, स्थिति में ये शानदार आयु का योग यहाँ पर बन गया हमारा, है ना? अब नीचे गुरु जी, लग्नेश बात का जिक्र कैसे हुआ इसमें, अभी गाइड बता करेंगे, दीजिए। बात थोड़ी देर में, रुक जाइए। अभी आपका विषय लेते हैं। एक जैमिनी मत है हमारे यहाँ दक्षिण भारत में, महर्षि जैमिनी हुए। उन्होंने आयु के विषय में बड़ा सॉलिड सा कॉन्सेप्ट दिया अपना। यद्यपि ये भी एक स्थूल दृष्टि से ही विचार करने योग्य है, इस पर एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझने की दृष्टि दे देता है। ये योग क्या योग है? इसमें दिया कि यदि आपका लग्नेश और आपके अष्टमेश यदि दोनों चर राशियों में बैठे हुए हों, तो भी ये दीर्घायु योग होता है। अथवा एक स्थिर में हो, एक द्विस्वभाव राशि में हो, तब भी दीर्घायु योग। अथवा एक द्विस्वभाव में, दूसरा स्थिर में, तब भी दीर्घायु योग। यानी लग्नेश और अष्टमेश या तो दोनों चर राशियों में हो, अथवा एक स्थिर में हो और एक द्विस्वभाव राशि में हो, तब जैमिनी के मत से इसको दीर्घायु योग कहा जाता है। ऐसे ही मध्यम आयु के विषय में लिखा उन्होंने कि जब दोनों द्विस्वभाव राशि में हो, लग्नेश और अष्टमेश, तो मध्य आयु का योग बनता है। एक चर में हो और एक स्थिर में हो, तब ऐसी स्थिति में भी मध्यम आयु का योग हो जाता है। इसी तरह से अल्पायु के विषय में लिखा उन्होंने कि जब दोनों लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशियों में हो, अथवा एक चर में हो और एक द्विस्वभाव में हो, तब ये अल्पायु का योग होता है। कहा, यहीं तक नहीं रुके वो, उन्होंने कहा कि इसका जो विचार है वो चंद्रमा से और शनि से भी करना चाहिए। माने शनि और चंद्रमा दोनों को देखो कि वो चर चर में है, कि चर स्थिर में है, कि चर द्विस्वभाव में है। माने जैसे हमने लग्नेश और अष्टमेश को देखा, ऐसे ही आपको शनि और चंद्रमा से भी विचार करना है। ठीक है? तो दोनों से पुष्टि हो जाए, तो उसके बाद फिर लग्न और होरा से विचार करिए। लग्न को देखिए, लग्न किस में है? लग्न चर राशि की है कि स्थिर की है कि द्विस्वभाव की है? ऐसे ही फिर होरा लग्न को देखिए, होरा लग्न कौन सी है? तो तीनों से विचार करने के बाद में जो निकल के आए ज्यादा, माने दो से आ रहा है दीर्घायु, एक से आ रहा है मध्यायु, तो दीर्घायु हो जाती है। दो से हम्म, मध्यायु आ रहा है, एक से अल्पायु आ रहा है, तो मध्यायु पर फोकस करिए। दो से अल्पायु आ रहा है, एक से कुछ आ रहा है, तो फिर आपको अल्पायु पर देखना पड़ेगा, है ना? तो व्यास जी, हम्म, ये शनि और चंद्रमा से इसका करने का विचार किया गया है। अब जैसे, अगर हम, मेरे पास इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका नहीं है, एक शोध में आपको दिखाता अभी। एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है, उनका जन्म 19 नवंबर 1917 का जन्म है उनका, रात्रि 23:11 का। तो उनके जो लग्नेश हैं, आ, उसका लग्नेश, अगर देखिए याद रखिए उसकी थोड़ा एक खास पॉइंट है, यदि लग्नेश का हमारे नक्षत्र से वैर हो, अगर शत्रुता का भाव हो,
तो प्रायः आयु हमारी जो है ना वो किसी शत्रु के द्वारा बाधित होती है। लग्नेश, हमारा लग्नेश, जन्म लग्नेश, और हम्म। हमारा जो नक्षत्र का स्वामी है, यदि उन दोनों में वैर है, नैसर्गिक जो ग्रहों की शत्रुता हम उसका विचार करते हैं, तो क्या होता है, तो व्यक्ति शत्रुता के द्वारा, जैसे इंदिरा गांधी के मैं उसमें हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, है ना। तो ये बड़ा, ये एक एक जगह प्रमाण मुझे मिला था, संभवतः ग्रंथ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जैसे इंदिरा गांधी पर आप विचार करेंगे ना, तो ये बिल्कुल अधिकांश सत्य उतरता है इसके ऊपर। अब मैं एक जनपत्रिका आपको दिखाता हूँ, हम निश्चय करते हैं अभी इन सारे योगों का एक जनपत्रिका के माध्यम से, तब ये आपको विषय स्पष्ट होगा। ठीक है, ये जातक की जनपत्रिका आपके सामने है, वृश्चिक लग्न की है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, पहला रूल देखिए, सबसे पहला, बृहद पाराशर के जितने भी हमने नियम पढ़े, क्या लग्नेश और अष्टमेश बलवान है? सबसे पहले तो ये देखिए लग्नेश कौन है। लग्नेश लग्न मंगल है। मंगल। लग्नेश मंगल है और अपने अपनी ही राशि में बैठे हैं। हम्म। जी। ठीक है, यद्यपि केंद्र में नहीं है, कोई बात नहीं। अष्टमेश को देखिए, अष्टमेश बुध केंद्र में। अष्टमेश बुध जो है बुध वो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में। ठीक है, दूसरा, दो चीजें ठीक हो गई, देखने में ठीक ठाक सा लगा। अच्छा, जो योग हमने पढ़े कि केंद्र के किसी शुभ ग्रह से लग्नेश देखे जा रहे हैं क्या? ध्यान से देखिए, नहीं देखे जा रहे हैं। ठीक है, अष्टमेश देखे जा रहे हैं क्या? नहीं। चंद्रमा से नहीं। देखे जा रहे हैं गुरु जी। बृहस्पति से देखे जा रहे हैं, गुरु से भी देखे जा रहे हैं। है ना, गुरु चंद्रमा भी से देख रहे हैं गुरु चतुर्थ, जी। गुरु की चंद्रमा से कहाँ देखे जा रहे हैं? गुरु से तो धनु राशि चतुर्दृष्टि में होगी चंद्रमा नहीं। है गुरु जी। दूर से भी अष्टम नहीं भाव। देखे जा रहे हैं। अष्टम को ही तो देख रहे हैं, अष्टमेश को कहाँ देख रहे हैं चंद्रमा? अष्टमेश को गुरु भी नहीं देखता। अष्टमी को कोई अष्टमेश ग्रह को नहीं दिख गुरु रहा देख है। रहा है, गुरु चौथी दृष्टि से, चतुर्दृष्टि भी नहीं तो चतुर्दृष्टि देख से। होती है। हाँ, गुरु लेकिन जी पंचम पांचवी दृष्टि होती है। पंचम होती है गुरु की। पंचम नवम नहीं है ना, गुरु मंगल की चतुर्थ अष्टम होती है ना। अरे भैया, चतुर्थ दृष्टि सभी ग्रहों की है। ये तो सभी ग्रहों की होती है। हाँ, आपने ऐसा बोला जाता है द्विपाद कि बुध। त्रिपाद, हाँ, एक पाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टियां नहीं पढ़ी, हाँ, उसमें गुरु बुध का। चतुर्थ दृष्टि गुरु सभी की है। गुरु बुध का केंद्र योग है, बोला बोला जाता है ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो गुरु से बुध जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, है ना, ये केंद्र की दृष्टि है, तो ये हम्म। शुभ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ, उस पर आइए, जातका अलंकार पर। जातका अलंकार का जो योग हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा? 70-80 वर्ष की आयु का योग, क्या पढ़ा था अभी हमने? कि सौम्य केंद्रालयस्था, सौम्य ग्रह केंद्र में बैठे हुए हो। हम्म। केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं, देखिए ध्यान से, बृहस्पति गुरु भी और बुध। केंद्र में बैठे हैं और बुध भी केंद्र में बैठे हैं, है ना। हम्म। लग्न से केंद्र में बैठे हैं, लग्न से हो या चंद्रमा से हो, तो यहाँ पर लग्न से केंद्र में है। दूसरी बात, Eighth house should not be aspected by any हाँ, bad planet. हाँ, अष्टम भाव ना देखा जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो चंद्रमा देखा जा रहा है। Yes. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, जैमिनी के मत पर आते हैं अब हम लोग। जैमिनी कहते हैं लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर में हो, अथवा एक चर में हो और दूसरा द्विराशि। ड्यूअल में एक स्थिर में हो, दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो, हाँ ड्यूअल में। तब दीर्घायु योग होता है। यहाँ पर देखिए लग्नेश कौन सी राशि में बैठे हैं? मंगल चर राशि में। चर में, और अष्टमेश स्थिर में। स्थिर में है। तो चर और स्थिर से तो क्या हुआ? और स्थिर चर और स्थिर से तो दीर्घायु योग नहीं होता, नहीं। चर और स्थिर से तो अल्पायु मध्यायु योग होगा। हो जाता है। हम्म। लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक चर में हो एक स्थिर में हो, तो ये मध्यायु योग हो गया। अध्यायु हो ठीक है, गया। अब देखिए शनि और चंद्रमा से विचार करिए, शनि और चंद्रमा दोनों कहाँ बैठे हैं? शनि कहाँ है? चर राशि में। हम्म। और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? द्विस्वभाव में। द्विस्वभाव में। तो ये योग कैसा हुआ? चर और द्विस्वभाव का योग कैसा हुआ? ये अल्पायु योग हुआ।
चार शनि और हाँ। चंद्रमा के कारण जो है ये अल्पायु लगा, है ना। अब हम्म, होरा और लग्न पर विचार करिए। लग्न कौन सी है यहाँ पर? कौन सी लग्न है? वृश्चिक। चर है, वृश्चिक है। स्थिर है कि किसी द्विस्वभाव है? स्वभाव तो नहीं। बताइए। स्थिर लग्न है स्थिर है। गुरु जी। स्थिर है, तीन साल ठीक है। स्थिर। और होरा लगन देखिए। होरा पर क्लिक करता हूं मैं यहाँ। तो ये होरा लगन कौन सी आई? सूर्य की। ये भी वृश्चिक के है नहीं। ये भी स्थिर आ गई, दोनों स्थिर हो गए। तो ये कौन सा योग बना? दोनों ही स्थिर में हो जाएं तो फिर क्या योग बनता है साहब? स्थिर स्थिर अल्पायु। अब देखिए हम्म। तीनों मत से कैसा आया? उससे अल्पायु आया, एक से मध्यायु आया, दो से मध्यायु आया, है ना। हम्म। अभी हमने क्या निकाला था? चार लग्नेश स्थिर। कहाँ बैठे हैं? चर में, और वो बैठे हैं स्थिर में, तो ये हम्म। मध्यायु आया था। फिर हमने शनि चंद्रमा से देखा था, तो एक था चर में और एक था द्विस्वभाव में, तो अल्पायु आया था। अल्पायु आया। और यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर भी अल्पायु आया, ठीक है, दो जैमिनी अल्पायु। के मत से। दो, दो में अल्पायु हो गया यहाँ पर। लेकिन जब हम अन्य तथ्यों पर भी विचार करते हैं तो देखिए, लग्न में केंद्र में शुभ ग्रहों का बैठना, लग्नेश का अपनी अपनी राशि में बैठ जाना, तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है कि मिली जुली आयु आ रही है व्यक्ति की, है ना। हम अल्पायु भी नहीं कह सकते एकदम से, क्योंकि अल्पायु जैसे योग भी जन्म पत्रिका में नहीं है। जन्म पत्रिका में दो दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, लग्नेश भी बली है। तो ऐसी स्थिति में हम अल्पायु भी नहीं कह सकते, हम दीर्घायु भी नहीं कह सकते। हम ऐसी स्थिति में इस जातक की जो आयु है वो हम मध्यायु कहेंगे, ठीक है। तो इस बच्ची की जो आयु रहेगी वो 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच बीच में रहेगी। 70 के आसपास, 70 या 72 के आसपास इसका जीवन रहेगा। मतलब एक स्थूल दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, एक अनुमान हम्म। निकालने की क्षमता आपकी कैसे बनेगी, तो ऐसे करके आप विचार करेंगे यहाँ पर। पहले तो 120 वर्ष की आयु हुआ करती थी, 120 वर्ष पूर्ण आयु होती थी। मध्य आयु के लिए कहीं कहीं पर 80 वर्ष लिखा गया, है ना। कहीं कहीं 64 भी दिखाई देता है। अल्पायु में आप आते हैं तो 32 वर्ष का कालखंड कहा गया। 32 वर्ष या 32 के आसपास 40 वर्ष तक का समय वो अल्पायु के योग में कहा जाता है। तो देखिए अल्पायु तो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मध्यायु का योग बना। और ये व्यक्ति कितनी, 1962 का जन्म है इसका, और कितनी उम्र हो गई? लगभग 40 50 60 64 65 के आसपास जीवन हो गया, है ना। तो 70 72 तक ये व्यक्ति आराम से खींच लेगा अपनी आयु को। और आयु का संकुचन भी होता है, आयु का विकुंचन भी होता है। शुभ कर्मों से आयु बढ़ जाती है, पाप कर्मों से आयु घट जाती है। तो आयु का संकुचन विकुंचन चलता रहता है। तो इसमें पूरी तरह से एकदम ये कह देना कि एकदम बिल्कुल इतने ही वर्ष आयु है, इतने ही घंटे आयु है, गणित की दृष्टि से उतना संभव नहीं है। उसमें योग की क्षमता का निहित होना बहुत जरूरी है ना। आपका आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अब आप पूछिए, आपकी क्या शंकाएं हैं? जिस समय जातक पैदा हुआ उस समय उसके ग्रहों के अंश देखिए, ग्रह स्पष्ट देखिए। जो सर्वाधिक अंशों में ग्रह हो उसको हम कहते हैं आत्मकारक, ठीक है। आत्मकारक से कम अंशों वाला जो ग्रह होता है उसको हम कहते हैं उमात्य। अमात्य कारक। उससे कम तीसरे नंबर पर कोई ग्रह हो तो उसको हम कहते हैं भ्रातृकारक। भ्रातृकारक। फिर चौथे नंबर पर मातृकारक, चौथा भाव मातृकारक। माता, माता का भाव होता है ना, उसी के क्रम से मातृ। नाम लेते चले जाइए। हम्म। उससे कम हो तो पुत्र कारक, पुत्रकारक। उससे कम हो तो ज्ञाति दाराकारक। कारक, ज्ञाति कारक। और उससे कम हो सातवां, तो सप्तम भाव क्या है? दारा भाव, तो दारा दारा। कारक कहते हैं। तो इसमें लिखा कि यदि आत्म कारक ग्रह केंद्र में बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, तो अच्छी बात है। तो क्या होता है, जो अल्पायु योग दिख रहा होता है उसमें कमी आ जाती है, माने आयु का जो है वो वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो अल्पायु योग था वो कुछ कुछ मात्रा में भंग हो गया उसका।
तो आत्मकारक का केंद्र भाव में होना इतना शुभ कहा गया। जैमिनी के मत से दृष्टिकोण है ये। महर्षि जैमिनी हुए दक्षिण भारत के एक विद्वान, उन्हीं की ये पद्धति है कि लग्नेश और ये चर में हो, स्थिर में हो, द्विस्वभाव में हो, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो बृहत पाराशर का भी विचार हमने कर लिया, लग्नेश अष्टमेश पर सूक्ष्मता से विचार किया। अभी तो केवल हमने लग्न पत्रिका को देखा है। लग्न पत्रिका के अलावा हम इन ग्रहों की स्थितियों को अन्य वर्गों में भी देखेंगे, है ना। नवांश में जो है स्थिति को चेक करेंगे, नवांश में जाकर के ग्रह कहीं कमजोर तो नहीं हो गए, सप्तमांश में जाकर के भी देखेंगे। सारी कुंडलियों पर विचार करने के बाद तब आप निचोड़ निकालेंगे कि वास्तव में ग्रह की जो है जो आयु है वो कम है कि ज्यादा है ना। खाली लग्न पत्रिका तो धोखा दे जाती है कभी कभी। कभी कभी क्या, लग्न पत्रिका तो एक स्थूल रूप है, उसका बारीकी से आपको करना है तो फिर षोडश वर्ग कुंडलियों में जाना पड़ेगा, आपको अंदर तक पहुंचना पड़ेगा। खाली एक्सरे से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तब जाकर के बीमारी पकड़ में आती है कि वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, तो आज का विषय यहीं रोक देते हैं। अगले गुरुवार को हम लोग नए विषय की ओर चलेंगे।